ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह से। 2003 में चुनाव, आपने कहा कि नीतियाँ थोड़ी सी जिम्मेदार थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष बहुत ज़्यादा सक्षम था? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके प्रचार किया और लोगों के सामने जो प्रोजेक्ट किया, वो भी एक कारण था। विपक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ये कहना चाहिए। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं ये प्रश्न, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे योग्य नेता प्रतिपक्ष के रूप में उस समय आदरणीय विक्रम वर्मा जी थे। सबसे काबिल नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन बीजेपी के संगठन ने उनको दरकिनार किया। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह जी उस समय बहुत योग्य थे और बहुत जनता के वोकल नेता थे, तो राघवगढ़ में जाके उनकी ज़मानत जब्त हुई जब विधानसभा का चुनाव लड़ने गए। अगर आप ये कह रहे हैं कि उमा भारती बहुत प्रभावशाली नेता थी, उसके पीछे पूरा मध्य प्रदेश का हुजूम था, तो उमा भारती के नेतृत्व में सरकार ज़रूर बनी, लेकिन उनको ऐसे निकाल के फेंक दिया गया और मध्य प्रदेश में कोई भूचाल सही नहीं आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अपने नेता को पूर्ण तरीके से ताकतवर नहीं होने देती। जब भी कोई व्यक्ति सुपर पावर बनना चाहता है, या तो मोदी जैसा कोई व्यक्ति हो जो एक दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को एक तरफा अपनी बात चला रहा हो, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे जेटली जी हों, किसी को कोई तवज्जो नहीं। लेकिन ये तो बीजेपी का एक अंदरूनी मामला कह सकते हैं हम कि उनके नेताओं की, उनके संगठन से कुछ बात नहीं बनी, इसलिए ऐसा हुआ। समग्र रूप से हम बात करें, ओवरऑल बात करें कि जनता के सामने बीजेपी ने कांग्रेस को जो प्रोजेक्ट किया, वो जनता के दिमाग में बैठा। ये नहीं मानते आप कि विपक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था? विपक्ष ने सड़कें पाट दी थी कांग्रेस के ज़माने में, जो आज हमको थोड़ा सा विपक्ष की भूमिका दिखाई नहीं देती पूरे मध्य प्रदेश। मैं आपकी इस बात से सहमत हो रहा हूँ, लेकिन विपक्ष के नेतृत्व का करिश्मा था, कोई ऐसा नहीं था। मैं वो कह रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी था। वो द्वितीय एपिसोड था मुख्यमंत्री का, उसके बाद जनता नाराज़ थी। कोई विपक्षी दल इतना सारगर्भित आंदोलन करने में सफल रहा हो, ऐसा नहीं था। जनता नाराज़ हुई थी दूसरे एपिसोड में कांग्रेस से और दिग्विजय सिंह की रिजिम से। उसकी परिणति थी कि वो 2003 का चुनाव आया, और ये जो 2013 का चुनाव है, ये भी जनता के आक्रोश की परिणति होगी। लेकिन हम लोग समय रहते अगर उसको बनाएंगे नहीं, समय रहते जनता की के साथ नहीं खड़े होंगे उसके तकलीफ़ में, तो हमारे साथ बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि भाई जनता आपको क्यों लाइक करेगी। अगर आप उसके दुख के समय में, अगर आप किसान की परेशानी के समय में, व्यापारियों की परेशानी के समय में, बेरोजगार के साथ, ये मौका है। अगर कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करेगी, तो ये जनता उसी मूड में है जो 2003 में कांग्रेस के खिलाफ था। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि जनता उसी मूड में है? विपक्ष ने ऐसे कोई मुद्दे अब तक उठाए नहीं हैं कि जो जनता के सामने ले जाएगा। ऐसे कौन से मुद्दे आप देखते हैं सरकार के खिलाफ कि जो आपको जनता के बीच में ले जाना चाहिए? देखिए, जनता के बीच वाले मुद्दे हम लोग हमेशा विधानसभा में भी उठाते हैं। इस प्रदेश में बात की गई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि वो 18 घंटे बिजली देगी। क्या 8 वर्षों के बाद किसान को बिजली मिल पाई? हम जिस बात को कह रहे हैं कि मांग और आपूर्ति में आज भी करीब 3000 मेगावाट का अंतर है, क्या शिवराज सिंह जी उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में पहले किसानों को खाद नहीं मिलता था? 2 वर्षों से ये हालत हो गई है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है और उसको डंडे और मिलते हैं पुलिस के। क्या ये पर्याप्त वजह नहीं है? क्या ये पर्याप्त वजह नहीं है कि मध्य प्रदेश में बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं गली गली? कोई रोज़गार के नए साधन नहीं जुटाए गए। जितने MOU साइन किए गए, उन सबको खदानें दे दी गई, खदानों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नया संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। ये क्या कर्मचारियों वाला मामला क्या सारगर्भित मामला नहीं है जिसको रोका गया अभी तक? अब चुनाव आते आते ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अग्रवाल कमेटी को, अग्रवाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। क्या जो 20 का पीरियड कर्मचारियों के परिवार ने जिस तरीके से बिताया, क्या उसके जिम्मेदार शिवराज सिंह की सरकार नहीं? तो ये आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा है। डंपर वाला मामला जिसमें साफ तौर से पेपर पे प्रूफ है कि आपने 420 की, आपने अपनी पत्नी के नाम से डंपर फाइनेंस कराए, लेकिन उसको भी तो कांग्रेस भुना नहीं पाई 2008 के चुनाव में, वो जो मसला था। नहीं, हम उसको प्रस्तुत ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिवराज सिंह जी ने 420 नहीं की। अगर जनता ने उस बात को नहीं समझा, तो हम ये मान लें कि शिवराज सिंह जी कितने भी 420 काम करें, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी अगर जनता वोट दे देगी उनको। तो भाई अपराध तो अपराध है, चाहे शिवराज सिंह जी करें, चाहे उनकी पत्नी करे, चाहे मंत्रिमंडल बैठे हुए लोग करें, और चाहे एक आम आदमी करे।
नहीं, लेकिन जनता ने वोट तो दिया। मैं वोट देने से मैं कह रहा हूँ कि फूलन देवी को अगर किसी ने सांसद चुन दिया तो क्या उसके वो बेमही के जो है कत्लेआम क्या माफ़ हो गए उससे? क्या उसका अपराध खत्म हो गया? आपको नहीं लगता राजनीति में एक बदलाव पिछले 10 या 12 सालों में देखने को मिल रहा है कि अब एक चेहरा जो है वो प्रोमिनेंट भूमिका निभा रहा है, एक वो ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसको जनता देखना पसंद करती है। बीजेपी के जितने भी राज्य हम देखें, नरेंद्र मोदी गुजरात में चेहरा, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में चेहरा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। कांग्रेस इस लाइन पे क्यों नहीं आना चाहती? कांग्रेस क्यों प्रोजेक्ट नहीं करती कि ये हमारा चेहरा है और अब हम आगे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा क्यों नहीं करती कांग्रेस? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो संगठन का ढांचा है वो व्यक्ति से नहीं है। व्यक्ति से जब ढांचा बनता है तो वो तानाशाही की तरफ जाता है। लोकतंत्र में जो संगठन का ढांचा होता है वो सही लोकतांत्रिक मायने हैं। किसी भी राजनीतिक दल के जब हम उस नॉर्म्स को पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि संगठन अपने मैनिफेस्टो देगा, अपने विचार देगा कि वो प्रदेश में क्या करना चाहता है। उसमें ये नहीं है कि एक व्यक्ति क्या करना चाहता है। और जो पार्टियां अपने व्यक्ति को प्रपोज करती हैं उन पार्टियों का संगठनात्मक सोच कमज़ोर होता है। वो एक आध विषय को लेकर व्यक्ति के चेहरे से वोट लेना चाहते हैं, वो अपने वैचारिक उद्देश्य से वोट नहीं ले सकते। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे गौ माता का मुद्दा हो, चाहे गंगा जल का मुद्दा हो, जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक इशू को लेकर वोट लेने का प्रयास किया। उन्होंने कभी अपने मैनिफेस्टो पर अमली जामा नहीं पहनाया। और वही कारण है कि कांग्रेस एक समग्र पार्टी है, एक संगठन है, एक मजबूत ढांचा है। कांग्रेस कोई एक व्यक्ति का सोच नहीं है, कांग्रेस कोई एक व्यक्ति का चेहरा नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस चुनाव में तो प्रोजेक्ट नहीं करती, लेकिन कांग्रेस तो एक चेहरा है ही, गांधी परिवार चला ही रहा है कांग्रेस को। तो वो तो अंदरूनी तौर पे तो कांग्रेस में एक व्यक्तिवाद हावी है। नहीं, उसके पीछे एक कारण है। मेरा ये मानना है, पंडित नेहरू 15-16 साल प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 14 साल प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी 5 साल प्रधानमंत्री रहे और 10 साल से कमोबेश यूपीए गवर्नमेंट है जिसकी अध्यक्ष यूपीए संगठन की श्रीमती सोनिया गांधी है। उनके जीवन पे, उनके परिवार पे अगर हम नज़र डालें तो उनके कोई कल कारखाने नहीं चल रहे, उनकी कोई शेयर्स नहीं है, उनके कोई व्यापार नहीं है। एक तरफ तो देश में एक ऐसा परिवार है जिसने त्याग किया इतने वर्षों प्रधानमंत्री रहने के बाद, जिसने 2 बेटे गंवा दिए, अपनी जान दे दी, वरना खालिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता था। इंदिरा गांधी की ही देन थी कि खालिस्तान रुका। और एक तरफ दूसरे वो लोग हैं जो बीपी सिंह मंडल के नाम पे आए और बोफोर्स के नाम पे आए और देश को दोहन करके और चलते बने। चंद्रशेखर जी हैं जिन्होंने 400 टन सोना हिंदुस्तान का गिरवी रख दिया, खुद का भोरसी आश्रम बना लिया हजारों करोड़ों एकड़ में और अपनी संपत्ति अर्जित कर ली। दूसरी तरफ अटल बिहारी जी जैसे लोग हैं, पूजनीय हमारे, लेकिन उनके भी दामाद हैं, उनकी भी बिटिया है, उनका भी अपना एक परिवार है, उनके भी रिश्तेदारों की अकूत संपत्ति है। तो कांग्रेस में गांधी परिवार ने इस देश को अगर कोई, लेकिन मूल्यांकन इस देश में क्या है, यहाँ मरने के बाद मूल्यांकन होता है। जिंदा में इस देश में मूल्यांकन अच्छे लोगों का नहीं होता। चलिए ठीक है कि आप बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कांग्रेस काम करती है और लोकतंत्र का सम्मान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुटबाजी इतनी है कांग्रेस में? हम मध्य प्रदेश की बात करें, इसी वजह से किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना खतरे से भरा काम लगता है कांग्रेस को? नहीं, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं फिर आपको बात करूँ, गुटबाजी होना एक मैं आपकी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए डरती है कि किसी को प्रोजेक्ट करने से। कांग्रेस ने कभी भी किसी राज्य में, किसी भी चुनाव में, मैं समझता हूँ, किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया मुख्यमंत्री के रूप में, ना कभी भी। जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद बैठ के मीटिंग होती है और तय होता है कौन बनना है। लेकिन ये बात मैं आपकी सिरे से खारिज नहीं करता हूँ कि गुटबाजी कोई इसमें विषय नहीं है। गुटबाजी है। गुटबाजी अगर कांग्रेस में नहीं होती तो शिवराज सिंह जी की दोबारा सरकार ही नहीं बनती, मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है। और मेरे जैसे क्या, मेरे केंद्रीय नेतृत्व का भी ये मानना रहा कि अगर प्रदेश में गुटबाजी नहीं होती तो हम पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनती। तो गुटबाजी हमें ज़रूर दीमक की तरह काम कर रही है और उसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन ये बड़े नेताओं की मन स्थिति की बात है, उनके मन की बात है। अब उनका मन कब अच्छा होगा, कब वो अपनी गुटबाजी ख़त्म करेंगे, ये वही जानते हैं और उनके ही मन में ये बात। आपको लगता है 2013 में दिग्विजय सिंह का ये पूरा जो इनकी पूरी जो लोग हैं या फिर इनके सारे समर्थक हैं वो वापस कांग्रेस को उसी स्टेज पर खड़ा करेंगे जब
जब 1993 में दिग्विजय सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो वाला लौट के आएगा? कांग्रेस संगठन की वजह से 2013 में लौट के आई थी और हमारे 1993 में हमारे संगठन की वजह से लौट के आई थी। और जो संघर्ष किया था पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने, आदरणीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने, मोतीलाल बोरा जी ने, और ये उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी, तो ये सारे जो आदरणीय माधवराव सिंधिया जी ने, ये जो बड़े नेता थे, उनके संघर्ष के कारण कांग्रेस आई थी। तो अब भी जब 2013 में कांग्रेस जब पुनः आएगी तो कांग्रेस संघर्ष के बाद आएगी, किसी एक व्यक्ति के चेहरे से नहीं आएगी। लेकिन वो नेता, और आज तो कोई नेता ऐसा दिखाई देता नहीं है कि कोई संघर्ष करे। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि उस समय के वो लीडरशिप थी जिन्होंने संघर्ष किया। आज भी हमारे पास जो प्रदेश के सीनियर नेता हैं, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे आदरणीय सुरेश पचौरी जी हों, चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, ये सब मिलके एकजुटता के साथ अगर इस प्रदेश में निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कांग्रेस मजबूत होगी और हम 2013 का मिशन पूरा कर पाएंगे। अगर एकजुटता, ये आपने बीच में जोड़ा है, अगर एकजुटता, ऐसा हो पाएगा? ये देखिए, किसी चीज़ को हकीकत से रूबरू हमेशा रहना चाहिए। अगर एकजुट होंगे तभी हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये बात भी स्वीकार करने में कोई बुराई की बात नहीं है। तो कब समझेंगे? कुछ महसूस हो रहा है आपको कि एकजुट हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार फिर अगर ये चारों नेता मिलके प्रदेश का दौरा जिस दिन कर देंगे ग्रास रूट पे, उस दिन 100% परिवर्तन आएगा, मेरा ये मानना है। अब ये इनको तय करना है, ये इन लोगों का मन प्रेम है कि कैसे बैठ के और क्या निर्णय करें, लेकिन करना पड़ेगा इनको। और अगर खुद नहीं करेंगे तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो, मैं समझता हूँ, इस पर निर्णय लेगा कि ये लोग एकजुट होकर और आगे संघर्ष करें। चौधरी राकेश सिंह खुद को कुछ सालों बाद किस रूप में देखते हैं? क्या अपना खुद का आप क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं? क्या होना पसंद करें? देखिए, मैं तो जीवन में जब मैं पढ़ता था, जब मैंने सोचा था भोपाल में हमीदिया कॉलेज में कि ये विधानसभा मेरे लिए ही बन रही है, नई वाली, पुरानी विधानसभा थी, तब भी मैं ये सोचता था कि इसमें एक बार आने का मौका मिले, तो मैं उसमें भी बैठा, नई में भी बैठा। और किसी पेड़ को बनने में, फल देने में, उसमें समय लगता है। हम जिस क्षेत्र में हैं उसमें निरंतर हमें मेहनत करना है, निरंतर प्रयास करना है, संगठन को मजबूत करना है, अपने व्यक्तित्व को जनता तक पहुंचाना है। और जैसे मैंने कहा कि सरसों के बीज को अगर हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो वो छोटा सा बीज भी ज़मीन का सीना चीड़ के बाहर निकलता है, पेड़ बनता है। तो ऐसे ही किसी भी संगठन में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको हमेशा के लिए दरकिरार नहीं किया जा सकता, उनको कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मेहनत करने वाले व्यक्ति को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, और सक्रियता की ज़रूरत है, और विद्वता की ज़रूरत है। तो मैं लगातार ऐसे ही जीवन जीता आया हूँ, मैं ऐसे ही जीवन जीता हूँ। तो ये थे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जिन्होंने बेबाक तरीके से आज हमसे सारे मुद्दों पर चर्चा की। अगली बार किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।